सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय को लेकर। बच्चों, आज हम व्याकरण का चौथा चैप्टर शब्द विचार वो हम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले 3 पाठ कर चुके हैं, भाषा, लिपि और व्याकरण। दूसरा पाठ था हमारा वर्ण विचार और तीसरा पाठ था हमारा संधि। संधि की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप चाहे तो आप YouTube पर जाकर देख भी सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चौथा पाठ शब्द विचार। जैसा कि आपको पता है कि ध्वनि से किसका निर्माण होता है? वर्ण का। और वर्ण को जब हम मिलाते हैं तो वर्ण से हमारा क्या बनता है? शब्द। और शब्द से फिर हमारा क्या बनता है? पद। और पद जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो वो हमारा किसका निर्माण करेगा? वो हमारा वाक्य निर्माण करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा बताएंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मान लीजिए अब आपने वर्ण ले लिया है न, मैं, कै, ये आपने 3 वर्ण ले लिए हैं। अब आपने इन तीनों वर्णों को मिला दिया तो वो हमारा क्या बन गया है? ये एक शब्द बन गया है। ये क्या बन गया है? नमक। तो शब्द की परिभाषा क्या है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सार्थक और निरर्थक क्या होते हैं। सार्थक यानी कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। जैसे हमारा ये शब्द है राम, जल, पानी। अब इन तीनों शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द, क्योंकि ये हमें कोई अर्थ का बोध करवा रहे हैं। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले, जैसे चाय वाय, पानी वानी। अब इनको आप देखिए, चाय का तो हमारा अर्थ निकल रहा है लेकिन वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ऐसे ही हमारा पानी शब्द है, पानी शब्द का अर्थ निकल रहा है लेकिन वाणी शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा। तो हमारे जो शब्द होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। बच्चों, अब हम सीखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण यानी कि हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो शब्दों को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है? सबसे पहला हमारा आएगा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर। और चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर। तो ये हमने शब्दों का वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति क्या होती है? शब्द कहाँ से आते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिंदी भाषा की विकास यात्रा में हमने देखा होगा कि संस्कृत हिंदी भाषा के मूल में विद्यमान है और उसके पश्चात प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि से प्रभावित होती हुई आज हमारे सामने खड़ी बोली के रूप में है। तो अतः समय समय पर हिंदी भाषा रूपी सागर में अनेक बोली, उपभाषा और भाषा रूपी नदियाँ गिरती रही और इसकी शब्द संपदा को विकसित करती रही। तो उत्पत्ति के आधार पर अब हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों? देखिए, तत्सम शब्द जो बना है आपका, वो आपका बना है तत् जमा में सम। ठीक है।
जमा में सम। अब तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। ठीक है, किसके समान? अब वो देखिए, संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जो भी आपके संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जो आपके संस्कृत भाषा के शब्द आ जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। जैसे आपका जल, पवन, अग्नि, घृत, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा के जो समान है। अब हमारा जो दूसरा शब्द है वो हमारा क्या है? तद्भव। तद्भव, तद्भव क्या होता है? देखिए, ये आपका बना है तत् जमा में भव। ठीक है, तो तत् का अर्थ क्या होता है? उससे। और भव का मीनिंग क्या होता है? उत्पन्न होने वाला। उत्पन्न होने वाला। अब किससे उत्पन्न होने वाला? यहाँ पर ये आपका प्रश्न उठता है, किससे उत्पन्न होने वाला? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। तो संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढालकर लिया गया, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं? तद्भव। जैसे अब मान लीजिए ये आपका जल है, तो जल का तद्भव क्या बन जाएगा? पानी। पवन है, पवन का क्या बन जाएगा? हवा। अग्नि है, अग्नि का क्या बन जाएगा? आग। और घृत का क्या बन जाएगा? घी। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे तद्भव। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपका दुग्ध आ जाए तो दुग्ध का क्या बनेगा? दूध। और रात्रि का आ जाए तो रात्रि का आपका क्या बनेगा? रात। अब हम चलते हैं देशज। देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द ऐसे शब्द जो हमारे देशी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी ही अपनी ही बोलियां, उपबोलियों आदि के प्रकार से लिए गए हैं। जैसे आपके लोटा, खाट, चारपाई। ठीक है, और आपका ये आ जाएगा रोटी, दाल, खिचड़ी। ये वाले शब्द जो आपकी देशी भाषा से लिए गए हैं, यानी कि जो आपकी बोलियां, उपबोलियां उनसे लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा से नहीं आए हैं, जो अपने ही देश की भाषाओं या बोलियों से ही बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। उसके बाद है हमारा विदेशी शब्द। अब जैसा कि आपको पता है जो देशज शब्द होते हैं वो तो हमारे ही आसपास की बोलियों से लिए गए हैं, लेकिन जो विदेशी शब्द होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? तो भारत में समय समय पर अनेक विदेशी आए। इन लोगों की भाषाओं ने भारत की भाषाओं को भी बहुत प्रभावित किया, विशेष रूप से हिंदी भाषा को। तो इस प्रकार के शब्द जो आपके अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं से लिए जाए उन्हें हम क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द। वो आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका आ जाएगा अदालत, उसके बाद आपका आ जाएगा आदमी, उसके बाद आपका आ जाएगा तोप, फिर आपका आ जाएगा लाश। ये शब्द आदि जो कि आपके अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होता है? संकर का अर्थ होता है मिला जुला अर्थ, यानी कि ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। जैसे चाय वाला। अब जो चाय वाला शब्द है ये आपका किससे मिलकर बना है? जो चाय शब्द है ये आपका है चीनी शब्द, और
जो वाला शब्द है ये है आपका हिंदी शब्द। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, जैसे आप ले लीजिए लाठी चार्ज। लाठी चार्ज, तो जो आपका लाठी शब्द है ये आपका किससे बना है? ये आपका बना है हिंदी भाषा से, और जो चार्ज शब्द है ये आपका बना है अंग्रेजी भाषा से। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले प्रकार पर, जो है हमारा रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं वो देखिए। तो रचना के आधार पर हमारे होते हैं 3 भेद। पहला होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है आपका यौगिक, और तीसरा होता है आपका योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। देखिए, अब रूढ़ शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है, लेकिन अगर आप उनके खंड कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे जल और कमल, अगर आप इनके टुकड़े कर दीजिए, जय और लय, ऐसे ही कमल के कै, मैं और लय। अब मैंने इनको अलग अलग कर दिया तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन अगर मैंने इनको मिला दिया तो वो हमारा एक शब्द बन जाएगा जल, और दूसरा हमारा बन जाएगा कमल। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है? यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। तो जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी। अब जो आपका विद्यार्थी शब्द है ये आपका यौगिक शब्द है। क्यों है ये यौगिक? क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या जमा में अर्थी। ठीक है, तो इन दोनों ही शब्दों का अर्थ निकल रहा है विद्या यानी कि जो आपकी शिक्षा है, और अर्थी यानी कि ग्रहण करने वाला। ऐसे ही हम दूसरा शब्द लेते हैं हिमालय। अब जो हिमालय शब्द है, हिम जमा में आलय। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और जिनका कोई निश्चित अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक। अब जो हमारा तीसरा है वो है हमारा योगरूढ़। योगरूढ़ क्या होता है? जो शब्द यौगिक भी हो। देखिए क्या है इसकी परिभाषा, कि जो शब्द आपका यौगिक भी हो और साथ में वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका रूढ़ भी अर्थ होना चाहिए। जो यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? योगरूढ़। जैसे जलज। अब जलज शब्द जो है वो आपका जलज शब्द है वो आपका जल और जमा में जय, इससे मिलकर बना है। ठीक है, तो जलज इसका अर्थ क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। अब जल में तो हजारों वस्तुएं जन्म लेती हैं, हजारों वस्तुएं रह सकती है, लेकिन जो जलज शब्द है उसका अर्थ कमल के फूल से लगाया जाता है, अथवा ये कहे कि जलज का रूढ़ अर्थ कमल है। अब हम चलते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर हमारे 2 होते हैं। पहला होता है आपका विकारी और दूसरा होता है आपका अविकारी। अब विकारी और अविकारी क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, आप पहले पढ़ भी चुके हो 7th क्लास में। विकारी शब्द वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के कारण बदल जाए या जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से जो बदले जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं विकारी। इसमें आपके आ जाएंगे बेटा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
और क्रिया, ये आप पढ़ चुके हो पहले, ठीक है, तो इसलिए हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि आप ये पहले पढ़ भी चुके हो। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आपके लिंग, वचन और कारक आदि के कारण से बदले जा सकते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे विकारी। और अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी यानी कि विकार रहित या परिवर्तन रहित, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी बदलाव नहीं आता, जो कि नहीं बदलते हैं। और अविकारी में आपके कौन से आ जाएंगे? क्रिया विशेषण, तो इसमें आपके आ जाएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। ये आपके आ जाएंगे अविकारी में, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक और बचता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या होते हैं अब आपके देखिए, जैसे कि आप पढ़ते हो अर्थ के आधार पर जो आपके हैं विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? ये सब आपके आ जाएंगे अर्थ के आधार पर। जैसे आपका श्रुति संविनार्थक शब्द है, एकार्थक शब्द है, और उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, श्रुति संविनार्थक शब्द है। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके आएंगे अर्थ के आधार पर। तो बच्चों ये हमारा 4th चैप्टर था, और व्याकरण की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और बड़ा भी है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है। कोई भी अगर शंका होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
स्टोर। तो अब क्या सेव कैसे होगा ये बता दो। तो ठीक है, सेव हो गई है क्या? वो तो सेव हो गई आपकी। क्या होगा ये नेक्स्ट दोबारा से क्लिक किया है? हाँ मैंने सोचा कि वो वाली तरफ उस पे दोबारा क्लिक किया है? हैं उस पे रेड पे? वो मैंने इसलिए क्लिक किया, कभी पिछली बार की तरह होता था नहीं इस पे क्लिक किया क्या? नहीं वो जो था उसके ऊपर